वेलकम टू लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात करने वाले हैं जो रिलेटेड है आरक्षण से, रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फ्रेंड्स, इस केस में ये सवाल था कि क्या ओबीसी कैंडिडेट जिसने एज रिलैक्सेशन का फायदा उठाकर एग्जाम दिया है और जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स लाया है, तो क्या उसका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अगेंस्ट सिलेक्शन हो सकता है? जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आरक्षित वर्ग को ना सिर्फ सीटों में आरक्षण मिलता है, बल्कि उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे जनरल कैंडिडेट अगर उसका एज लिमिट 30 साल है, तो ओबीसी का 32 साल होगा, 33 साल होगा, और एससी एसटी का 35 साल होगा, 37 साल होगा। ठीक है? तो उस एज रिलैक्सेशन का फायदा उठाकर अगर एक ओबीसी कैंडिडेट एग्जाम दिया है और जनरल कैंडिडेट का जो लास्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट है उससे ज्यादा नंबर लाया है और वो चाह रहा है कि हमारा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होना चाहिए, तो क्या ये संभव है? सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया है। उसी जवाब का आज डिस्कशन करेंगे, उस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये मुद्दा है एक देश के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जो एसएससी, यूपीएससी या स्टेट एग्जाम किसी के लिए तैयारी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पूरे केस को। हम इसमें देखेंगे केस का बैकग्राउंड, केस के सामने, कोर्ट के सामने जो लीगल क्वेश्चंस आए हैं, आर्गुमेंट्स दोनों साइड के, और जजमेंट के पीछे की लॉजिक को समझेंगे कि जजमेंट के पीछे का लॉजिक क्या है, और कुछ केस लॉज को डिस्कस करेंगे जो इसमें यूज हुआ है। सबसे पहले हम केस का बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड में सबसे पहले है कि पार्टीज कौन कौन थे। पार्टीज थे इसमें यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और रिस्पोंडेंट थे सजीव रॉय और कुछ और पिटिशनर्स थे जो भी अपने उसमें इन लोगों के साथ थे। फैक्ट्स क्या है फ्रेंड्स? फैक्ट्स इसके हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2015 में कांस्टेबल जीडी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला। उसमें जनरल कैटेगरी की एज लिमिट थी 18 से 23 साल। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। रिस्पोंडेंट जो था ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई किया और एज रिलैक्सेशन का फायदा उठाया, मतलब ये 23 साल से ज्यादा का एज का हो गया था और इसका फायदा उठाया। मान लो 24-25 जो भी हो, 3 साल से ज्यादा। एग्जाम में वो ओबीसी कट ऑफ से नीचे रह गया, लेकिन उसके मार्क्स जनरल कैटेगरी के लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज्यादा थे। हाई कोर्ट उनका नौकरी नहीं हुआ क्योंकि जनरल कैटेगरी के सीट पे जनरल कैटेगरी के लोग जो कि रिजर्वेशन का फायदा, एज रिलैक्सेशन का फायदा नहीं उठाए थे, उनका सिलेक्शन हो गया। अब ये चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट से इन्होंने डिमांड किया कि इनका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अगेंस्ट कंसीडर किया जाए इनका रिक्रूटमेंट। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया। इस फैसले के खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आगे हम समझेंगे कि हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला क्यों दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उसका। फ्रेंड्स, इसमें जजेस थे, जजेस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची। लीगल क्वेश्चंस इसमें आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या ओबीसी कैंडिडेट जो एज रिलैक्सेशन लेकर एग्जाम देते हैं, उनके अनरिजर्व्ड कैटेगरी के खिलाफ कंसीडर किया जा सकता है उनका रिक्रूटमेंट, अगर उनके मार्क्स ज्यादा हैं तो? पहला क्वेश्चन था। दूसरा, क्या हाई कोर्ट ने सही तरीके से जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2010 का रेशियो अप्लाई किया? हाईकोर्ट ने इसी केस के बेसिस पे इनके पक्ष में निर्णय दिया था। यह केस है एक सुप्रीम कोर्ट का, जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। फिर लिखा है कि क्या 1 जुलाई 1998 का ऑफिस मेमोरेंडम जो माइग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, बाइंडिंग है? अब इसमें क्या हुआ कि जो नोटिफिकेशन निकला था उसके पहले एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला है विभाग ने, जिसमें कि माइग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। मतलब एक कैटेगरी के कैंडिडेट दूसरे कैटेगरी में माइग्रेट नहीं हो सकते हैं, तो क्या वो बाइंडिंग है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चलेगा? क्या इक्वलिटी के प्रिंसिपल आर्टिकल 14 है और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन को रिलैक्सेशन के बावजूद प्रायोरिटी देनी चाहिए? ये भी क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने। आर्गुमेंट पे आते हैं अब। आर्गुमेंट सबसे पहले हुआ यूनियन ऑफ इंडिया का। यूनियन ऑफ इंडिया का आर्गुमेंट था कि रिजर्व कैंडिडेट ने जो है एज रिलैक्सेशन लिया, इस वजह से वो सेम स्टैंडर्ड पर जनरल कैंडिडेट के बराबर नहीं है। क्योंकि जनरल कैंडिडेट का अगर मान लो एज है 22 साल, इसका एज है 25 साल, तो ये 25 साल का एज रिलैक्सेशन एक रिजर्वेशन का फायदा लेके जब आप आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन का फायदा लेके आप एग्जाम में बैठते हैं, तो वो रिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट ही आपका सिलेक्शन होना चाहिए।
इसके बाद था कि मेमोरेंडम, ऑफिस का मेमोरेंडम जो था क्लियरली कहता है कि जो रिजर्व कैंडिडेट रिलैक्सेशन लेते हैं वो अनरिजर्व वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे आप बिना रिलैक्सेशन लिए आप भी 22 साल के होते, आप भी 23 साल के होते और 23 साल के विदिन होते, आप एग्जाम दिए होते, तो आप जनरल और रिजर्व जो भी जिस भी कैटेगरी में आपका होता सिलेक्शन हो सकता था। लेकिन चूंकि आपने एज रिलैक्सेशन ले लिया था, आप 22 साल की जगह 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, 26 साल के हैं और आपने एग्जाम दिया, तो एक 22 साल का जनरल कैटेगरी का बंदा एग्जाम दे रहा है, तो उससे कम्पीट आप फेयर कम्पीट नहीं कर रहे हैं और इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। यूनियन ऑफ इंडिया का ये भी कहना था कि हाईकोर्ट ने गलत तरीके से जितेंद्र कुमार केस को अप्लाई किया, जो एक अलग स्टेट्यूटरी फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड था। आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब रिस्पोंडेंट्स का क्या था? रिस्पोंडेंट्स का आर्गुमेंट था कि रिलैक्सेशन सिर्फ एक एंट्री लेवल कंसेशन है जो उन्होंने एग्जाम देने के लिए लायक बनाता है। ठीक है, ये सिर्फ एंट्री लेवल है, आप एग्जाम दे सकते हैं, बाकी इसमें और कोई फायदा नहीं मिल सकता है। जब एक कैंडिडेट रिटन एग्जाम में जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स लाता है, तो उससे अनरिजर्व सीट डिनाई करना इक्वलिटी के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है। अब इक्वलिटी की यहाँ बात आ गई कि इक्वलिटी है दोनों का, कि अगर जिसका मार्क्स ज्यादा आ रहा है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ये एक इक्वलिटी है। लेकिन साथ में ये भी एक इक्वलिटी है कि जो इक्वलिटी है कि जो कि आपका एज ज्यादा है, आपने रिलैक्सेशन लिया एज का और उसने नहीं लिया। ठीक है, अब इन लोगों ने एक केस का जिक्र किया। सबसे पहले इन लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट सही था, मेरिट को प्रायोरिटेट किया जाना चाहिए। एक केस का जिक्र किया इन्होंने, सौरभ यादव केस और विकास संखाला केस, 2021 और 2017 का केस है, और जो कि कई सारे केसेस का जिक्र किया इनके अलावा, जो कि माइग्रेशन को अलाउ किया था, जिस केस में माइग्रेशन को अलाउ किया था। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का मौका है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या देता है। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि जितेंद्र कुमार एक स्पेसिफिक यूपी लॉ और गवर्नमेंट ऑर्डर पर बेस्ड केस था, जिसमें क्लियर प्रोविजन था कि रिलैक्सेशन लेने के बावजूद कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में काउंट हो सकते हैं, इसलिए उसका रेशियो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो सकता। अब जितेंद्र कुमार का जो केस था वो यूपी सरकार का एक नोटिफिकेशन था, उसमें साफ साफ लिखा था कि माइग्रेशन इसमें अलाउड है, और उसके बेसिस पे ये जजमेंट आया था। तो इस जजमेंट को यूनिवर्सली हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस केस में ये नोटिफिकेशन था, ये ऑफिस मेमोरेंडम था कि माइग्रेशन अलाउड नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफिस मेमोरेंडम जो है उसके मुताबिक अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन या अन्य कंसेशन लेता है, तो उससे जनरल कैटेगरी के लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो जनरल कैटेगरी के लिए मार्क्स चाहिए 60%, ओबीसी के लिए चाहिए 55%, आपका 56% है, 60% नहीं है, आपने रिलैक्सेशन लेके और एग्जाम दे लिया, तो आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर केस अपने फैक्ट्स पर डिसाइड होता है। अगर रिक्रूटमेंट रूल्स में कोई इम्बार्गो नहीं है तो रिजर्व कैंडिडेट्स माइग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर रूल्स प्रोहिबिट करते हैं जैसे कि इस केस में है, तो माइग्रेशन अलाउड नहीं होगा। रिजल्टेंटली क्या हुआ, लास्टली क्या हुआ, इस हाई कोर्ट का फैसला सेट असाइड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यूनियन ऑफ इंडिया की अपील अलाउ कर दी गई। अब लॉजिक समझते हैं इस केस के जजमेंट के पीछे का लॉजिक। कोर्ट ने अपने रीजनिंग को कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर बेस्ड किया। सबसे पहले प्रिंसिपल बेस्ड किया रूल ऑफ प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जजमेंट का रेशियो हर जगह अप्लाई नहीं होता, उससे कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स भी बताया। जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन या ऑफिस मेमोरेंडम एक्सप्लिसिट प्रोहिबिशन देता है तो कोर्ट्स को उसका पालन करना होता है, जैसे इस केस में था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरिट वर्सेज रिलैक्सेशन डिबेट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माना कि इक्वलिटी और मेरिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब कैंडिडेट रिलैक्सेशन लेता है तो वो सेम स्टैंडर्ड पर compete नहीं करता, इसलिए उससे अनरिजर्व कैटेगरी में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे केसेस का भी डिफरेंस हुआ इस केस में फ्रेंड्स, उसको हम बाद में देखेंगे। और अब हम देते हैं कि इस केस का कंक्लूजन क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा क्लियर कर दिया कि एज रिक्रूटमेंट रूल, अगर रिक्रूटमेंट रूल्स या नोटिफिकेशन एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है, तो रिजर्व कैंडिडेट जो रिलैक्सेशन लेते हैं उनकी अनरिजर्व सीट्स के अगेंस्ट कंसीडर नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई प्रोहिबिशन नहीं है
और कैंडिडेट के मार्क्स जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट से ज़्यादा हैं, तो वो माइग्रेशन के लिए एलिजिबल है। बस 2 ही कंडीशन है, इसमें कोर्ट कुछ नहीं करेगा। अगर रिक्रूटमेंट का रूल है, वो आपको प्रोहिबिट कर रहा है, तो आपको नहीं मिलेगा, वो प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, ये डिसीजन एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है, जो फ्यूचर एसएससी, यूपीएससी और स्टेट रिक्रूटमेंट में डायरेक्टली अप्लाई होगा। दोस्तों, इस जजमेंट से एक क्लियर मैसेज निकलता है कि रूल्स मैटर मोर देन जनरल प्रिंसिपल। चाहे आप कितने भी मार्क्स लाए हो, अगर आपने कंसेशन लिया है और रिक्रूटमेंट रूल प्रोहिबिट करते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट compete नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या ये डिसीजन सही है? क्या मेरिट को सबसे ऊपर होना चाहिए, चाहे या रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड लीगल कंटेंट पसंद आता है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।